वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। समझ लीजिए जरा, परिभाषा हम बता चुके हैं, फिर भी एक बात सुने। जब प्रकाश किरणें यानी कि फोटॉन्स धातु की सतह पर गिरते हैं तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ऊर्जा देते हैं। एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा, एक फोटॉन कभी 2-3 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऊर्जा नहीं देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप धातु के इलेक्ट्रॉन उसकी सतह को छोड़ करके ऊपर आने लगते हैं। इसको कुछ प्रैक्टिकल द्वारा चेक किया गया और कुछ नियम बनाए गए हैं। हम उन नियमों की बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल द्वारा कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं, कुल टोटल 5 हैं। कितने? उन 5 की हम बात करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। हेडिंग आप डालेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, यानी लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे जो पहला नियम है मैं इस पे बात करूंगा। देखिए, आप लोग अपने मन में एक बात रख लीजिए, उससे सहायता मिलेगी। अगर हम कहें, देखो 2 शब्द ज्यादातर यहां प्रयोग होंगे। एक शब्द होगा तीव्रता प्रकाश की, और एक शब्द होगा प्रकाश की आवृत्ति। ध्यान से सुनना जरा, दोनों का मतलब समझ लेना। अगर हम तीव्रता को बढ़ाने घटाने की बात करें कभी, तो इसका मतलब है फोटॉनों की संख्या घटा बढ़ा रहे हैं। मेरी बात को सुनिए, तीव्रता का मीनिंग अपने मन में आप क्या समझोगे? फोटॉनों की संख्या। ये अपने मन में समझ लेना। हम जब तीव्रता बढ़ाते हैं तो वास्तव में क्या बढ़ रही होती है? फोटॉनों की संख्या बढ़ रही होती है। और जब आवृत्ति बढ़ाते हैं तो फोटॉन की ऊर्जा बढ़ती। क्या बढ़ती है? फोटॉन की ऊर्जा। ये बात आप अपने मन में रख लो, तो हम जो समझाएंगे वो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में सबसे पहले तीव्रता के साथ एक अध्ययन किया गया। देखिए, हमने जो पीछे डायग्राम बनाया था उसमें 2 प्लेटें थी, P1 P2। उनके बीच एक बैटरी लगाई थी। बैटरी का विभवांतर होता है कि नहीं होता है? देखो, अगर हम बैटरी का विभवांतर ना भी बढ़ाएं, मेरी बात सुनिए, पहले शून्य विभव लिया। क्या लिया? ये जो एक्स अक्ष है इसमें हम विभव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? वोल्टेज के लिए। सबसे पहले हमने एकदम प्रैक्टिकल शुरू किया। एक प्रैक्टिकल है जिसकी अभी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके परिणामों पे चर्चा कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहे बना के डायग्राम। तो जब हमने विभव शून्य रखा तो हमने पाया कि, और प्रकाश डाला पहली प्लेट पे, तो हमने पाया कि गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा विक्षेप हुआ, यानी थोड़ी सी ऊर्जा बही, या मतलब करंट प्रवाहित हुई। थोड़ी सी करंट प्रवाहित हुई है। तो मैं कह रहा था कि वो करंट एक वहां थोड़ी सी बहती जब वोल्टेज ना भी अप्लाई हो, शून्य विभव पर। यानी अगर हम लोग मान लो, मेरी बात को ध्यान सुनना, हमने तीव्रता एक फिक्स कर दी, कोई आई, तीव्रता का नाम आई बोल दिया। ये अक्ष तीव्रता को दर्शा रहा है। किसको? इसको तीव्रता की जगह धारा के लिए इस्तेमाल करें। किसके लिए? और ये है विभव के लिए। किसके लिए? अब सही समझ। हमने कहा आई तीव्रता का प्रकाश डाला मैंने, आवृत्ति नहीं बदलनी थी, ध्यान देना। तो हमने जब 0 विभव रखा तो हमें इतनी करंट मिल रही, कुछ मतलब मिल रही थोड़ी बहुत। हमने क्या किया? वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया, पॉजिटिव। यानी P2 प्लेट पॉजिटिव और P1 निगेटिव। याद है वो डायग्राम कल वाला? फिर से समझ लो इस बात को। 2 प्लेटें थी बल्ब में, आप डायग्राम देख सकते हो अपना। और इस वाली प्लेट को देखो निगेटिव किया, तो इस वाली को बैटरी की मदद से, याद है? याद आया कि नहीं आया? और ये गैल्वेनोमीटर लगा है। कुंजी तो स्विच ऑन ऑफ करती है। मैं यही कह रहा था कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बोलो भाई। तभी तो परिपथ पूरा हुआ, तभी तो धारा प्रवाहित हुई। तो जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन इस वाली सतह पर गिरते हैं, P1 वाली सतह पर,
तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब फोटॉन गिरते हैं तो इससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन निकलकर P2 पर पहुंचते हैं। अगर हम विभव ना भी अप्लाई करें, कुछ स्विच ऑफ रखें एक तरह से मान लो, या 0 विभव रखें, तो ध्यान देना धारा का एक थोड़ा सा मान प्राप्त हुआ। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव विभव बढ़ाना शुरू कर दें हम, इसका पॉजिटिव बढ़ेगा तो इसका नेगेटिव बढ़ेगा, यानी इससे और प्रतिकर्षण बढ़ेगा और वो और आकर्षित करेगी। बोलो, ध्यान देना मेरी बात को। मतलब कहने का, एक थोड़ी देर के लिए हमने जब कोई विभव नहीं लगाया, कुल 20 फोटॉन गिरे थे, तो 20 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं? बताओ। हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। शुरुआत हुई 20 इलेक्ट्रॉनों से, लेकिन विभवांतर ना होने के पास, देखो मेरी बात सुनना, इन सभी 20 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर नहीं होगी। कोई सतह के थोड़ा गहराई से निकलेगा और कोई सतह के एकदम ऊपर से निकलेगा। जो ऊपर से निकलेगा उसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी कि नहीं? या हो सकता किसी को बड़ा फोटॉन मिला हो, साइज कम ज्यादा होते हैं फोटॉन के, किसी को छोटा मिला हो, ये भी हो सकता है। तो जो उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा में भेद होता है, गतिज ऊर्जा में कम ज्यादा होती है। जिनकी खूब ज्यादा ऊर्जा थी वो अपने आप इस गैप को पार करके वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वेग ज्यादा है, तो तेजिस निकलने की वजह से वहां गिरेंगे कि नहीं? भाई कोई नाली वगैरह होती है जो तेजिस दौड़ के फांगता वो निकल जाता उस तरफ, कोई इतनी तेज ना जंप कर पाए। बोलो भाई, जितना बड़ा गैप है, मान लो आप लोग कभी नाले वगैरह फांदे होगे, तो जितना ज्यादा गैप, जो गैप होगा उसको पार करने को उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है कि नहीं? तो आपके मान लीजिए 10-12 लोगों का ग्रुप गया, तो 2-3 लोग तो उसको अपने आप उछल के फांद जाएंगे, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो भाई, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप इसको पार कर गए, इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा शून्य विभव पर भी, मतलब धारा मिली। लेकिन अब इसका विभव धीरे धीरे हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। धन माने हेल्प करनी शुरू की और खींचने का प्रयास किया। तो अगर उस गैप को थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो कुछ और ज्यादा लोग फांदने लगेंगे नहीं? बताओ। जो पहले पार करे तो अभी भी पार कर लेंगे अगर गैप छोटा कर दिया, लेकिन अब 2-3-4 लोग और ज्यादा उसको क्रॉस कर लेंगे। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इसको पार कर रहे थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार करेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार करेंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी परिपथ में। यानी धारा का मान धीरे धीरे, जैसे जैसे विभव इधर बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता है। लेकिन ये धारा का मान कब तक बढ़ेगा? सुनो, जब तक 20 के 20 पार न कर जाए तब तक तो ये चीज होगी। आप विभव बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, पहले 5 जा रहे थे, फिर 10 गए, 12 गए, 14 गए, 16 गए, 18 गए, 20 गए, और जब 20 के 20 पार करने लगे तब विभव बढ़ाने से कोई लाभ होगा? भाई तुम 12 लोग थे, 12 लोग पार कर गए नाला फांद के, तो तुम्हें क्या मतलब उस गैप को छोटा करने या बड़ा करने से? तो कहने का मतलब एक ऐसी स्थिति आती है जब ये धारा देखो कांस्टेंट हो जाती। कैसी हो जाती? देखो यहां ध्यान देना प्लीज, इस ग्राफ का मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में यूज है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो सीधा रिजल्ट बता देता। अब जरा ध्यान देना, अगर इसको निगेटिव विभव दे दूं, मैं उल्टा विभव दे दूं अगर किसको, P2 को, तो क्या इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे? वो ऋणात्मक हो गया P2, P1 धनात्मक है, तो और प्रतिकर्षण करेगा ना। लेकिन हो सकता है एक आध इलेक्ट्रॉन बहुत ऊर्जा से निकला हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत निगेटिव लगाने पर भी वो पार कर जाए। बात समझते हो? तो हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव विभव को बढ़ा रहे हैं। देखो इस तरफ जाने वाला पॉजिटिव विभव बढ़ाया, अब विभव उल्टा यूज किया, निगेटिव। तो हमने देखा ये धारा का मान धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, और एक किसी निश्चित ऋणात्मक विभव पे धारा हो जाती कितनी? 0। ऋणात्मक में 0 हुई, उल्टा जब लगाया, यानी जब एक भी इलेक्ट्रॉन पार ना करे तो धारा कितनी बनेगी? 0। इस विभव को, जो ऋणात्मक विभव लगाया गया, इसको V0 नाम देते हैं, इसको बोलते हैं संस्तब्ध विभव। क्या बोलते हैं? संस्तब्ध विभव। इंग्लिश में बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? ठीक है, कट ऑफ मतलब धारा बंद हो गई, ऑफ हो गया। तो अब सुनना मेरी बात, अब इस बार हमने तीव्रता बढ़ाई। क्या बढ़ाई? जो प्रकाश डाल रहे थे उसकी तीव्रता बढ़ाई।
और तीव्रता का मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है, फोटानों की संख्या बढ़ाई। ज्यादा फोटान गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे मैंने कहा था पहले 20 मान लिए, तो अब 40 निकलेंगे, मतलब दुगनी कर दो तीव्रता, कितनी कर दो। तो पहले अगर 20 उत्सर्जित हो रहे थे तो अब 40 निकलेंगे, लेकिन जब जीरो भी वो लगाओगे तो पहले अगर 2 या 3 क्रॉस कर रहे थे तो अब उसके दुगने क्रॉस करने लगेंगे। भाई ज्यादा मात्रा निकलेंगे तो ज्यादा, कुछ के पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये धारा कुछ थोड़ा ऊंचाई से शुरू होगी, देखो, और जैसे जैसे धनात्मक विभव बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार करने लगेंगे, तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक पूरे इलेक्ट्रॉन पार ना करने लगे। उसके बाद फिर धारा कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बोलो भैया। तो दुगनी तीव्रता पहुंचते पहुंचते ये स्थिति बन गई। इसको भी अगर हम रोकें, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो फिर ऋणात्मक धारा हम तो शून्य करना चाहते हैं। जब हम ऋणात्मक विभव देना शुरू कर रहे हैं तो हमने ये पाया कि उसी विभव पर जाकर, ध्यान देना, फिर से धारा शून्य हो गई। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो 2 या 1 ज्यादा ऊर्जा से निकल रहे थे, उन्हीं को रोकने के लिए तो ऋण लगाया तुमने। उनकी जितनी भी ऊर्जा थी 4 जूल 5 जूल, तो पहले अगर 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ज्यादा ऊर्जा से निकल रहे थे, तो अब जब तीव्रता दुगनी हुई तो 4 निकलेंगे ज्यादा ऊर्जा से। रोकने के लिए उनको उतने भी होगी जरूरत, क्योंकि ऊर्जा भी सबकी बराबर है। तो यहां पर एक बात सिद्ध होती है, ध्यान रखना, कि तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान बढ़ा। धारा का मान किससे बना है, इलेक्ट्रॉनों से, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी जो उत्सर्जित हो रहे हैं। बोलो। कट ऑफ पोटेंशियल यह बता रहा है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ी है। ऊर्जा बढ़ी होती तो और ज्यादा ऋण विभव की जरूरत होती। विभव जो ऋण में लगाते हैं वो उनकी ऊर्जा के विपरीत काम करता है ना। कहने का मतलब यहां से यह परिणाम प्राप्त हुआ कि यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, ध्यान रखना, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, यानी धारा बढ़ जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर, यानी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उतनी ही रहती है। बोलो भाई। ये परिणाम है 2, मैं अब वो लिख रहा हूं, इस ग्राफ के साथ ही आप लोग बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। परीक्षा में जरूरी नहीं है ग्राफ बनाना, केवल रिजल्ट लिखना है अगर नियम आते हैं तो। आप कैसे समझोगे इसलिए मैंने बताया। तो सबसे पहला पॉइंट, पहला नियम हम बता रहे हैं, लिखिए आपतित प्रकाश, हाँ तुम्हें यहां बनाना है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर बढ़ जाती है। अर्थात परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होती है। दूसरा एक निष्कर्ष यह भी है कि तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दो बिंदु नोट करें और ग्राफ बना लें। देखो अगले हिस्से के लिए हम बात करते हैं। अब इस बार हमने क्या किया, देखो पहली बार जो प्रैक्टिकल बताया था आपको, इसमें हमने तीव्रता बढ़ाई थी, हमने आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया था। इस बार हम तीव्रता नहीं बदलेंगे, हम आवृत्ति बदल के देखेंगे। तो अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति मान लीजिए पहले ν1 है, कितनी है, कोई आवृत्ति आप मान लो जैसे ν1, क्या मान ली हमने, तो हमें ऐसे ग्राफ मिला। देखो ये ν1 आवृत्ति का सिंबल न्यू है यहां पर। तो जैसा ग्राफ अभी पीछे था, वो जब वो प्रकाश गिरा था तो उसकी कोई अपनी आवृत्ति थी कि नहीं थी, तो पहला तो ग्राफ वहीं से बनेगा उसी तरह, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। धीरे धीरे हमने क्या किया, आवृत्ति बढ़ाई। गौर से समझना बात, तीव्रता इसकी फिक्स रखी, तीव्रता में कोई अंतर नहीं किया हमने। इस बार आवृत्ति के मान में अंतर करने जा रहे हैं। अभी आवृत्ति ν1 है, अब हम पहली बार ν1 आवृत्ति लेकर के, कोई फिक्स आवृत्ति कुछ भी आप सिंबल दे सकते हो, F1 N1 आवृत्ति का, लेकिन ज्यादातर प्रकाश के मामले में हम लोग न्यू सिंबल बनाते हैं, ठीक है, हाँ फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सुनिए, जब ν1 आवृत्ति रखी तो हमने पाया कि इस तरीके का ग्राफ मिला। और ये देखो, ये आपका कौन सा विभव है, कट ऑफ पोटेंशियल, कौन सा है। अब हमने उसकी आवृत्ति जो प्रकाश गिर रहा था उसको दुगना कर दिया, कितना, डबल, आवृत्ति डबल कर दी। तो हमने देखा इस ग्राफ में ये परिवर्तन आया। दोबारा देखना, मैं कलर बदल दूं तो ज्यादा अच्छा है। दोबारा हमने जब आवृत्ति को बढ़ाया तो हमने पाया कुछ इस तरीके से, यानी अब ये ग्राफ और ज्यादा मांग रहा है निगेटिव पोटेंशियल। ध्यान देना, तो पहली बार वाले के लिए 1 सफिक्स डाल दिया और बाद वाले के लिए 2 डाल दिया। देखो ध्यान देना, जब आवृत्ति बढ़ाई, ये ν1 थी और ये ν2, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो जो धारा बह रही थी कुल मिला के फाइनल, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। देखो पड़ा क्या असर, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल और ऋण की जरूरत पड़ गई। जितना ज्यादा ऋणात्मक विभव लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब जो फोटोन या इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी उतनी ज्यादा ऊर्जा, उनको रोकने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है कि नहीं, बताओ। तो यहां से हम एक परिणाम ये पहुंचा रहे हैं, एक रिजल्ट हमें ये मिला। देखो 2 नियम हो चुके थे, ये तीसरा नियम है कि जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तभी तो उन्हें ज्यादा विभव लगा के रोक पाए। ज्यादा विभव लगाने का मतलब ऊर्जा ज्यादा है उनके पास। क्यों, ऊर्जा विभव का क्या संबंध है, तुम्हें याद होगा चैप्टर 1 में या 2 में हमने पढ़ाया था, V बराबर W/Q, याद है। W कार्य होता था, वो Q0V होता है। जितना ज्यादा कार्य होगा उतना ज्यादा विभव होगा कि नहीं, बताओ। कार्य माने ऊर्जा, ऊर्जा ज्यादा तो विभव ज्यादा चाहिए, ध्यान रखना। तो जितना ज्यादा विभव चाहिए मतलब उसके पास ऊर्जा ज्यादा है। तो इस बार ये कह सकते हैं, चूंकि आवृत्ति बढ़ाई है तो फोटानों का साइज बड़ा हुआ। मैंने बताया था आवृत्ति माने ऊर्जा समझना। तो ज्यादा ऊर्जा के फोटान गए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा दी कि नहीं दी। जब ज्यादा ऊर्जा लेके निकलेंगे तो उनके पास गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, तो उनको रोकने के लिए ज्यादा ऋणात्मक विभव की आवश्यकता होगी। तो तीसरा परिणाम यही कह रहा हूं कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, ना कि तीव्रता पर। ये हमारा तीसरा रिजल्ट है। अब हम एक अगले रिजल्ट पे आते हैं, चौथी स्थिति पे। चित्र तो बनाने पड़ेंगे आपको, चलो चित्र बना लो, इसको नोट कर लो, फिर अगले स्टेप पे आते हैं। देखिए चौथे नियम के लिए भी समझ लें, एक ग्राफ दिखा रहा हूं मैं आपके सामने। ये ग्राफ हमारा गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य बनाया गया है, ध्यान से समझना। हमने यहां पर देखो ग्राफ में ये बताया है कि जब आवृत्ति का मान एक निश्चित मान पर है, देखो इस जगह पर, तभी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए। अगर इससे कम आवृत्ति है देखो, तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं, क्योंकि ग्राफ तो मिला ही नहीं, हमें ग्राफ इस जगह से मिलना शुरू हुआ। इससे कम अगर है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यानी यहां से एक परिणाम यह निकलता है कि जब तक आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अधिक नहीं होगी, तब तक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव काम नहीं करता है। एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है, या उससे ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश हो। ये जो निश्चित आवृत्ति है, इसको देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। इंग्लिश में थ्रेशोल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, यानी चौथा नियम हमारा देहली आवृत्ति के लिए है। तो जरा सुने हम बात को, फोर्थ लॉ में आते हैं। हम कहेंगे यदि आपतित प्रकाश, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान, एक निश्चित मान से कम है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। ये नोट करें, चौथा नियम है। देखिए पांचवा और अंतिम नियम, वो भी प्रैक्टिकल से ही परिणाम है। प्रैक्टिकल में ये ग्राफ नहीं, मतलब ग्राफ इसका नहीं बनना है। एक्चुअल में जैसे ही ऊपर से प्रकाश डालते हैं P1 प्लेट पे, वो डायग्राम तो है तुम्हारे पास, जैसे ही प्रकाश डालते हैं तुरंत धारा बहने लगती है, यानी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखता है। इसमें कोई टाइम अंतर नहीं होता, समयांतर नहीं होता। ये नहीं कि प्रकाश डाला उसके 1-2 सेकंड बाद उत्सर्जन शुरू हो, जैसे कि थर्मियोनिक इमिशन, तापीय उत्सर्जन। आप देखो स्टोव जलाते ही तवा गर्म हो जाता, क्या टाइम लगता है? तो 4 मिनट, 1 आध मिनट, आधा मिनट लगता कि नहीं लगता है? उसके बाद ही तो गर्मी बाहर निकलना शुरू होती है, उसमें टाइम अंतर होता है। देखिए पहले जो बल्ब होते थे, उनको जैसे ही स्विच ऑन करो तुरंत वो जलते थे। एलईडी में कहीं कहीं मैंने ये देखा है, हल्का सा अंतर होता है, ऑन करने के 1 मिलीसेकंड बाद वो जलते हैं। कभी कभी ध्यान देना इस चीज पे, मैंने कुछ बल्ब में ऐसा एहसास देखा है कि स्विच ऑन करो उसके बाद जलते हैं, वो अंतराल समझ में आता है। तो ये पांचवा नियम कहता है कि जैसे ही प्रकाश डालते हैं वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता है। ये पांचवा नियम है। तो इसको ग्राफ से नहीं दर्शा सकते, इसको जो प्रैक्टिकल करते हैं तभी दर्शाते हैं। तो पांचवा नियम लिखिए, धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के आपतन,
प्रकाश के आपतन, अभी इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, प्रकाश के आपतन तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समयांतर नहीं होता है, कोई समयांतर नहीं होता है, ये नोट कर ले। देखो हम बात करते हैं, अभी बार बार मैंने एक चर्चा की, यह शब्द आया निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल, तो ये हेडिंग डाल लें। संस्तब्ध विभव भी कहते हैं इसको, निरोधी विभव भी कहते हैं। निरोधी माने रोकने वाला, रोकने से बना स्टॉपिंग, और कट ऑफ। तो अभी मैंने बताया था कि ये ऋण विभव होता, बताया था, ऋणात्मक को लगाते हैं, अभी पीछे ग्राफ में बताया था। और इस विभव पर पहुंचने पर धारा का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। बस यहीं से परिभाषा बनेगी, तो हम कहेंगे वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में, जिस पर परिपथ में बहने वाली धारा शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। इसे V के नीचे 0 लगा देना, V0 से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक व्यंजक है, सूत्र याद कर लें, वो गतिज ऊर्जा के साथ होता है। E के बराबर, जैसे होता है W बराबर Q इंटू V, वैसे यहां पर होता है E और V0। चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होते हैं, तो Q की जगह क्या हो गया? E, और विभव की जगह V0, और वहां कार्य होता है जैसे सूत्र में, तो यहां वो गतिज ऊर्जा का रूप लेगा। तो ये सूत्र बना किसका? निरोधी विभव का। इसके उपरांत एक और आपको परिभाषा याद करनी है, देहली आवृत्ति। क्या याद करनी भाई लोग? देहली आवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं इसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जरा इसको भी समझते हैं। एक्चुअल में अभी पीछे बताया था कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता है, उससे ज्यादा है तो उत्सर्जन होता है। वो सीमांत मान आवृत्ति का देहली आवृत्ति कहलाती है। ये देहली शब्द अगर देखा जाए ध्यान से तो देहरी से बना है। देहरी शब्द का प्रयोग करते हो, दहलीज, वो बाउंड्री है घर की कि नहीं? कहावत है देहरी धसे प्रदेश, परदेश यानी अपने घर से बाहर निकलो परदेश है, पता नहीं क्या हो जाए, कहां क्या हो जाए, ऐसे लोग कहते हैं। तो वही देहली मतलब एक सीमा है, उससे ज्यादा अगर है विभव वो आवृत्ति तो उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लिखेंगे आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस से अधिक आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, देहली आवृत्ति कहलाती है।
इसे देखो न्यू बनाइएगा, इस तरह थोड़ा बनता है, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब से यहीं पर आता है देहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा, वो भी पूछ ली जाती है। देहली तरंग दैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ध्यान देना, जो देहली आवृत्ति है इसके संगत जो तरंग दैर्घ्य होगा वो देहली तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। तो यहां परिभाषा बनेगी देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा में नॉट, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र भी यहां से बन सकता है, देखो एक सूत्र होता है C बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू नॉट लैम्डा नॉट होगा, तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा C अपान न्यू नॉट। देखिए देहली तरंग दैर्घ्य के उपरांत आपको एक चीज और सीखनी है, उसको बोलते हैं कार्य फलन। कार्य फलन इंग्लिश है वर्क फंक्शन। क्या मतलब है इसका जरा समझ लें। मैंने बोला था धातु की सतह में पता नहीं कितना अंदर इलेक्ट्रॉन हो, जब उसको फोटॉन मिलते हैं तो कुछ ऊर्जा उसकी सतह के अंदर ही उसके उत्तेजन में समाप्त हो जाती है और बची ऊर्जा इसे गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर मान लो देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला तो उत्सर्जन क्यों नहीं हुआ था? इसका मतलब उसका जो ऊर्जा थी वो खर्चा हो गई उसको उत्तेजित करने में ही। जैसे कहने का मतलब कहीं किसी को अगर हमें तैयार करना है किसी काम के लिए तो उसे कुछ ऑफर करना पड़ता है। अगर वो ऑफर उसके लिए पर्याप्त नहीं है तो वो काम करने तैयार होगा? बताइए। हम कोई काम किसी मजदूर से कराना चाहें और उसके मन में कम से कम 300 रुपए बसे हैं और हम उसको 250 रुपए देने कहें तो क्या वो करेगा? यानी उसे 300 रुपए तो केवल उसे तैयार करने के लिए खर्चा करने हैं, फिर उसके ऊपर उसका प्रॉफिट होगा तो वो काम करेगा या चीज हमें देगा। तो हम कहते हैं जो कार्यफलन है ये वो ऊर्जा है आपके प्रकाश की जो किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए तैयार करता है। ठीक, उसके बाद उत्सर्जन होता है। देखो ग्राफ जो बनाया था एक बार फिर देख लें, इस तरह हमने ग्राफ बनाया था, इधर आवृत्ति बनाई थी याद है, और इधर हमने गतिज ऊर्जा बनाई थी गतिज ऊर्जा। ये एक ऐसे ग्राफ बनाया था, याद आ रहा होगा। यहां पर जो आवृत्ति होती है इसको क्या बोलते हो? देहली आवृत्ति। कभी कभी न्यूमेरिकल आता है ऐसे ग्राफ बना के और पूछेगा देहली आवृत्ति बताओ, तो इस जगह जो मान लिखा हो वही क्या है? देहली आवृत्ति। ये जो गैप होगा ध्यान देना, ये चीज जहां ये काट रहा हुआ अक्ष को, ये कार्यफलन है। ये क्या है? और इस रेखा का कभी अगर आप स्लोप निकाल लो, स्लोप होता है h, माने प्लांक नियतांक। क्या होता है? ये सवाल भी आएंगे इस तरह के। फिलहाल अभी हम ये कहेंगे कि आपतित प्रकाश की वह ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह ऊर्जा जो किसी धातु, वह न्यूनतम ऊर्जा लिख देना, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो।
कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन कहलाता है। इसका सूत्र लिख लेना, W = H न्यू नॉट। देखो न्यू नॉट से जो संगत ऊर्जा होती है वही कार्यफलन बनाती है। ये सूत्र हो जाएगा W = H न्यू नॉट। इसको भी नोट कर ले।